नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। ये मोदी और शाह का युग है। छत्तीसगढ़ में इसकी झलक देखने को मिली सुशासन दिवस के दिन। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई उसमें 10 पुराने मंत्रियों के नाम नदारद थे। वो फोन कॉल का इंतजार करते रह गए। इनमें से एक हैं गोपाल भार्गव, 9 बार के विधायक है, इन्हें स्थान नहीं दिया गया। और 2 केंद्रीय स्तर के ऐसे पुराने दिग्गज जिनमें से एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे कैलाश विजयवर्गीय, ये स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, इन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है। और प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो अपने से कहीं जूनियर डॉक्टर मोहन यादव के अधीन मंत्रिमंडल में काम करेंगे। भाजपा की राजनीति में मोदी और शाह के इस युग में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से कहीं आगे अब यह बता दिया गया है कि सिर्फ सीनियर होने से काम नहीं चलेगा और न ही जूनियर का महत्व कम होगा। ऐसे बदले हुए हालात में मोदी की गारंटी चलती है। इसी मोदी की गारंटी का उल्लेख कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मौका था सुशासन दिवस का, जहां किसानों को 3,716 करोड़ रुपए अकाउंट में सीधे दिए गए। ये 2 साल का बकाया बोनस था जो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने किन्हीं कारणों से नहीं दिया था। चुनाव जीतने के बाद मोदी गारंटी का उल्लेख करते हुए विष्णुदेव साय पत्रकारों को यह बात बता रहे थे। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ स्थल श्रद्धाणी दरबार में भी इसी मोदी गारंटी का उल्लेख किया, जहां श्रद्धाणी दरबार के पीठाधीश्वर डॉक्टर युधिष्ठिर लाल की मौजूदगी में उनका सम्मान किया जा रहा था। आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में कुछ ही सेकंड में 3700 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, पूज्य श्रद्धाणी दरबार से ये प्रार्थना है कि इतनी शक्ति हमको दे कि मुख्यमंत्री के नाते जो भी मोदी की गारंटी में इस प्रदेश की जनता से वादा किए हैं आने वाले 5 वर्षों में उसको 100% पूरा कर पाए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तेजी से राजनीतिक हालात बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से विजय हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले यकीन नहीं था, मनोबल टूटा हुआ था। लेकिन जिस तरह से 54 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उस जीत को आगे भी कायम रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह की मोदी गारंटी और दूसरी घोषणाओं को शामिल किया गया है उसे पूरा करने के लिए एक बड़ी चुनौती को पार करना होगा। मौजूदा समय छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भरपूर उत्साह है। हाल में ही मंत्री बनाए गए लखनलाल देवांगन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मंच पर ऐसे ही उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद दोनों ही मंत्रियों का मंच गिर गया। इसे लेकर सोशल मीडिया के दौर में स्वाभाविक सी टिप्पणी होती है। कुछ लोग नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, यह नजरिया अपना अपना होता है। लेकिन ऐसे मंच गिरने से एक संदेश तो साफ जाता है कि हर कोई नेता के करीब आना चाहता है। इसके लिए कसौटी और पैमाना क्या होना चाहिए, इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है और न ही कोई दायरा बांधा गया है। ऐसे हालात में कई बार कुछ अप्रिय स्थिति भी हो जाती है। सुशासन दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ी बात कही, वह यह थी कि 1 लाख युवाओं की भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाएगी। आखिर उन्होंने ये पारदर्शी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो इसे समझना होगा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से सीजीपीएससी, एसआई भर्ती और अन्य भर्तियों को लेकर साफ तौर पर जो धांधली हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सड़कों में उतरकर आंदोलन करना पड़ा। अभी 6 महीना पहले ही जून की भरी गर्मी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में उस समय के सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव किया गया।
बेहद तनावपूर्ण हालात में हमने भी वो कवरेज की थी। तब उस मौके पर भाजपा के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार को बदलने का हुंकार भरा था और भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने चुनौती दी थी कि आंसर शीट को सार्वजनिक किया जाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो साफ साफ सीएम भूपेश बघेल के इन्वॉल्व होने की बात की थी। इस आंदोलन में पद्मश्री अनु शर्मा से लेकर ओपी चौधरी जैसे तमाम नेताओं ने हुंकार भरी थी। देश के सबसे घटिया पीएससी का कमीशन यदि है तो आज भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पीएससी छत्तीसगढ़ में है। अरे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अरे भाई भूपेश भाई। अगर छत्तीसगढ़ की पीएससी के ऊपर से नौजवानों का विश्वास उठ गया तो छत्तीसगढ़ का नौजवान कहीं का नहीं रहेगा। और ये जो रिजल्ट आया है इसमें 10 वीआईपी के बच्चे मेरिट में आए हैं, ये क्या संयोग हो सकता है? अगर कांग्रेस में दम है, बार बार भूपेश बघेल की प्रमाण मांगते हैं। अरे उन बच्चों की ओआर सीट, उन बच्चों की आंसर सीट, उन बच्चों का प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट, उन बच्चों की जो प्रश्न पत्र है उसको वेबसाइट में डाल दीजिए, लोग तय कर लेंगे कि वो बच्चे वास्तव में मेरिट में आए हैं कि नहीं आए हैं। यदि पीएससी भ्रष्टाचार का केंद्र हो जाए और मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो, केवल अपने चहेते नेताओं के पुत्र पुत्रियों को उसमें, अधिकारियों के बच्चे उसमें, केवल उनकी यदि पोस्टिंग हो, केवल उनकी नियुक्ति हो, तो छत्तीसगढ़ के युवा कहाँ जाएंगे? कांग्रेस की सरकार ने और पीएससी में जिस तरह से घोटाला हुआ है, यहाँ के प्रतिभाशाली छात्राओं के हक का जो इन लोगों ने दमन किया है और जिस तरह से उस पर अतिक्रमण किया है, ये पाप है। तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। सीजीपीएससी के दागी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी एक तरह से भूमिगत हो गए हैं। उनके पुत्र और बहू सहित जो 5 लोग सीजीपीएससी के मेरिट में शामिल हुए थे, बड़े नौकरशाह और कांग्रेस के बेटा बेटी दामाद जिन्होंने सीजीपीएससी में अपना सिलेक्शन करवाया था, उसे लेकर एक बड़ी खगोली घटना माना जा रहा था। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ नियुक्त होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, बेटी दामाद होते हैं। इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कुछ बड़ी बातें कही थी। आंदोलन के माध्यम से जो कुछ कहा उसे तो आपने देखा ही। अब मौका है उस घोषणा का जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस के मौके पर कहा था। 1 लाख भर्तियां होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ी जा रही है। युवा सड़कों पर उतर के अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल 2018 में जब भाजपा की रमन सरकार थी, तब सब इंस्पेक्टर के लिए 655 पदों की भर्तियां निकाली गई थी, जिसे भूपेश बघेल सरकार ने आते ही रोक लगा दी। जैसे तैसे 2023 के शुरुआत में भर्तियां शुरू तो हुई, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाकर 975 कर दिया गया। नाप तौल के बाद इसी साल मई में मेंस के एग्जाम हुए, सितंबर में इंटरव्यू हुआ, लेकिन इसकी भर्तियां नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। बदले हुए हालात में जो नियम बनाए गए थे उसके कारण जिनकी भर्तियां नहीं हुई थी वो रायपुर के सड़कों पर उतरे थे, और जिनकी भर्तियां हो गई थी वो बिलासपुर से तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे थे। दोनों ही तरफ युवा 2 गुटों में बटे हुए थे। ऐसे हालात में जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति युवाओं पर आधारित है, युवा जिसके तरफ होगा उसी की सत्ता बनेगी। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ की सरकार यदि भाजपा की बनी है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और नौकरी और रोजगार जैसे संवेदनशील विषय पर कम से कम मौजूदा भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इसलिए कुछ बड़ी योजनाएं लाई जा रही है जिसके बारे में हमें ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हो रही है। एक एक कर हम देश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी हुई ढेर सारी ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सीजीपीएससी का क्या होगा, टामन सिंह सोनवानी का क्या होगा? क्या चुपचाप गुप्त आवास में चले जाने से मामला सुलझ जाएगा? ऐसा कतई होता नजर नहीं आ रहा है। लगता तो नहीं कि मौजूदा विष्णुदेव सरकार ऐसा होने देगी। एक और मामला सीजीपीएससी का सामने आया है जिसमें सिविल जजों की भर्ती के लिए इसी साल 2 जनवरी को 48 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद 26 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा हुई जिसका परिणाम 11 मई को निकाला गया। लेकिन आरोप लगा कि 2021-22 की इस परीक्षा में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने फर्जीवाड़ा किया गया है। आंसर शीट के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग किया गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, सीजीपीएससी की ओर से जो फर्जीवाड़ा और घोटाला किया गया था, यहाँ जो घोटाला हुआ उसकी आंसर शीट को सूचना के अधिकार में नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद आवेदक मासूम राठौर ने सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ, व्यक्तिगत स्कोर और संशोधित मॉडल
आंसर को सूचना के अधिकार में मांगा तो सीजीपीएससी ने इसे परीक्षा प्रक्रिया लंबित होने का तर्क देकर खारिज कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। कोई सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील की। राज्य सूचना आयोग ने बीते 21 नवंबर को लोक सेवा आयोग को 7 दिनों के अंदर मांगी गई सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी सीजीपीएससी ने जानकारी नहीं देते हुए यह कहा कि हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इस पर अभ्यर्थी को भी हाई कोर्ट जाना पड़ा है, जिस पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी द्वारा भर्ती वर्ष 2021-22 के लिए 48 सिविल जज पदों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसमें 152 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। लेकिन आरोप यहां भाई भतीजेवाद का है, सवाल योग्यता और अयोग्यता का है। आंसर शीट पब्लिक कर दी जाती तो इतना बवाल नहीं खड़ा होता। जैसा कि छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीती 20 जून 2023 को सीएम भूपेश बघेल के घर के घेराव के दौरान हमसे कह रहे थे। अरे उन बच्चों की ओआर सीट, उन बच्चों की आंसर सीट, उन बच्चों का प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट, उन बच्चों की जो प्रश्न पत्र है उसको वेबसाइट में डाल दीजिए। बदले हुए हालात में जब छत्तीसगढ़ का निजाम बदल गया है, परिस्थितियां बदली हुई है, ऐसे बदले हुए राजनीतिक हालात में कई निर्णय तो जल्दी जल्दी लेने होंगे, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। संभवत अप्रैल 2024 को लोकसभा का चुनाव होगा। उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं की गई थी उसे पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और कई ऐसे निर्णय जिसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने पलट कर रख दिया था, उनकी भी समीक्षा होगी। पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा मीसाबंदियों के लिए पेंशन लागू किया गया था, जिसे भूपेश बघेल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जारी नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब मीसाबंदी, किशन लाल, तुल्यम की तरह तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार केस वापस ले। यहाँ कुछ चुनौतियां राजनीतिक है और कुछ चुनौतियां वैचारिक है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डेमोग्राफी खराब करने का आरोप लगता रहा, जिस तरह से धर्मांतरण होता रहा, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध बसाहट की खबरें आती गई, कुछ बांग्लादेशी मुसलमान, कुछ ऐसे लोग जो कि छत्तीसगढ़ के खासकर सुदूर अंचलों में जबरदस्ती बसने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक वीडियो दिखाया था 3 दिसंबर जब चुनाव परिणाम आए थे कवर्धा से, जहां मोहम्मद अकबर बुरी तरह चुनाव हारे थे। वहां 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात अनेक गाड़ियां, ट्रक, बस लगातार निकलते गए। हमने कुछ वीडियो आपसे साझा किए थे। साझा विधानसभा के देवका ढाबे से खींचा गया एक वीडियो है, जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कुछ लोग यहां से निकल रहे थे संदिग्ध अवस्था में, सामानों से लदे हुए। सैकड़ों की संख्या में अनेक गाड़ियां यहां से निकल रही थी, जिसकी जांच होनी है कि आखिर ये लोग क्यों थे और रातों रात चुनाव परिणाम आते ही आखिर भाग के कहां जा रहे थे। ऐसे कितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के कोनों कोनों में फर्जी आधार और राशन कार्ड बनाकर बस गए हैं। हमने इस बारे में पहले भी अपने वीडियो में खबर दिखाई थी। हमारी खबर की पुष्टि बीते 3 मई 2023 को एसएसपी अभिषेक पल्लव भी कर चुके हैं, जो मीडिया को बता रहे थे किस तरह से छत्तीसगढ़ में फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाकर चोर, डकैत और अनेक असामाजिक तत्व आकर बस चुके हैं। ये लोग जब चोरी करते थे तो मोबाइल बंद रखते थे, नई जगह में आते थे, महीना 1.5 महीना रुक के रेकी करते थे, फिर बड़ा चोरी को अंजाम देके निकल जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी है। आप ये देखिए, रहने वाले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। तो आप समझ सकते हैं, माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी ही नहीं छोड़ी अपनी। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई अब हमारे देश में हो रही है। बाल दिवस आमतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस में मनाया जाता था, लेकिन ये मोदी सरकार का दौर है जो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाती है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों को
औरंगजेब की ओर से क्रूरतापूर्ण तरीके से सिर्फ इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण जिंदा चुनवा दिया गया था, उन्हें याद करते हुए वीर बाल दिवस भारत मंडपम में मनाया गया। पूरे देश भर में एक संदेश दिया गया, जिन बातों को छुपाया जाता है उसे मौजूदा दौर में मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा सामने लाया जा रहा है। भले वो मुद्दा राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या राज्य स्तर का, देश को गौरवान्वित करने वाले ऐसे महापुरुषों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए और हमें चिंतन करना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण थे जो अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण को जानबूझ के किसी की महिमा मंडल के कारण छुपाया गया। इस पर आप चिंतन जरूर करें। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।